हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक मेरे व्यूवर्स का सवाल है कि सर जेपीएससी का एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं किस किस मीडियम से एग्ज़ाम लिख सकता हूँ। यानी उनका कंसर्न ये था कि हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम लिख सकता हूँ क्या, इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम लिख सकता हूँ क्या, या अन्य कोई अदर लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम लिखा जा सकता है क्या जेपीएससी का। तो इन्हीं सवाल को लेकर के इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक मेरे व्यूवर्स का ये भी कहना है कि सर अभी जो मैं अपना तैयारी घर से कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि मेरा अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्टडी को लेकर के जेपीएससी को खास करके वो बहुत सारा नेट में अवेलेबल नहीं है। तो क्या मुझे किसी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करना चाहिए, और मैं जो उस कोचिंग संस्थान की ओर जाना चाह रही हूँ उसका फ़ी तकरीबन 65,000 रुपया है, जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। और मैं थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो किसी तरह से मैं ज्वाइन करूँ। इन सवालों को लेकर के मैं आप लोगों को असिस्ट करना चाहूँगा, कुछ मैं सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो सुझाव आप लोगों को मैं देता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने लेवल से, वो शायद आप लोगों के लिए फ्रूटफुल भी रहता होगा और बेनिफिशियल भी रहता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है इंग्लिश मीडियम से ही लिखा जाना चाहिए, या हिंदी मीडियम से लिखा जाना चाहिए, या कोई फिर अदर लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से शुरू से पढ़े हुए हैं, जैसे आजकल का दौर है सीबीएसई पैटर्न में पढ़ना, सीबीएसई के स्टूडेंट होना, अमूमन जो भी स्टेट बोर्ड के होते हैं वो हिंदी मीडियम को फॉलो करते हैं और 10th क्लास तक हिंदी मीडियम को फॉलो करते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट आर्ट्स ले लेते हैं, तो फिर हिंदी मीडियम ही होता है, ग्रेजुएशन भी हिंदी मीडियम में होता है। कुछ स्टूडेंट 10th के बाद अगर साइंस लेते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में भी आ सकते हैं और हिंदी हिंदी मीडियम में भी आते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हिंदी चूज़ करूँ या इंग्लिश चूज़ करूँ, या फिर किस लैंग्वेज में मैं एग्ज़ाम को लिखूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा डाउट। आपको जिस लैंग्वेज में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप सीबीएसई से पढ़ करके इंग्लिश मीडियम से ही आगे की ओर पढ़े हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश मीडियम को ही अपना बेस मानकर चलिए, इंग्लिश मीडियम से ही तैयारी कीजिए। आपको ज़रा भी फ्लक्चुएट और डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे के कंपैरिजन में या दूसरों के साथ आप जो देखते होंगे कि वो बंदा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लेकिन वो हिंदी में लिखा एग्ज़ाम को, इन सब चीज़ों को खुद के साथ किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपका स्ट्रेंथ, आपका लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सोच समझ, आपकी लिखने की कला किस लैंग्वेज में ज़्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ आप बेहतर जान सकते हैं। दूसरे के चीज़ों को कॉपी करना बिल्कुल ही सही बात नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आप दो लैंग्वेज में मुख्य रूप से एग्ज़ाम को लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। कोशिश कीजिए कि आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश से ही आप कंटिन्यूटी बना करके चलें, क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल और बहुत स्मूथली तरीके से अवेलेबल हो जाता है। रही बात झारखंड जीएस की, तो वह भी आपको लेकर के इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हो गए हैं बाज़ार में बुक। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इंग्लिश मीडियम की ओर। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए रहेगा कि आप इंग्लिश को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। दरकिनार इन द सेंस कि आप बिल्कुल आपको बहुत अच्छा से इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको क्वालिफाइंग पेपर है, उसको तो आपको पास करना है, इंग्लिश वाले जो है फर्स्ट पेपर। साथ ही साथ इंग्लिश की आपकी सूझबूझ और वर्ड पावर, वोकेबलरी, ये सब बना करके ही चलिए। ये आपको आने वाले दिन में पदाधिकारी बनने के बाद भी आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप मीटिंग अटेंड करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सहयोग सहायता मिलेगा ये चीज़ का। वैसे हो भी जाता है अमूमन, और उतना भी इंग्लिश में लोग डल नहीं होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश ही लेकर के चलिए शुरू से एंड तक। हिंदी में है तो हिंदी को ही लेकर के चलिए। अब रही इंटरव्यू की बात, क्या कि जेपीएससी के प्रिपरेशंस की बात बोले हैं आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो प्रिपरेशंस के दौरान आप मेंस वगैरह लिख लीजिए इंग्लिश या हिंदी में। इंटरव्यू में आपको जो भी भाषा में अच्छा लगता हो, हिंदी अगर अच्छा बोल पा रहे हैं, इंग्लिश अच्छा आप बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है? लेकिन हाँ, एक बात ये भी है, लोगों में ये भ्रांतियाँ भी है और ये मानना भी है कि इंग्लिश वालों को थोड़ा ज़्यादा वेट मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा उनमें शाइनिंग ज़्यादा दिखने लगता है। शाइनिंग दिखने का मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी वालों में नहीं रहता है। सर आप चमक की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब है कि उनका जो
अब ब्रशअप किया हुआ लैंग्वेज टाइप से लगता है सुनने में कि हाँ चलिए ये सही है, सभी डायमेंशन में बात कर लेता है, इंग्लिश वर्ड को भी पकड़ लेता है, हिंदी को भी पकड़ लेता है। तो आमतौर पर हिंदी बोलने वाले भी इंग्लिश वर्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो आप घबराइए नहीं, हिंदी में आप इंटरव्यू दीजिए, इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा सवाल था एक व्यूअर्स का कि सर मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ, घर से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। देखिए एक बात सत्य भी है, घर में डिस्टरबेंस होता है, छोटे छोटे नुएंसेस जो होते हैं उन सब चीज़ों को लेकर के डिस्टरबेंस होता है। अगर घर से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर में अगर दूसरा कोई घर है, वहाँ पे आप शिफ्ट कर जाइए तो आपको थोड़ा पीस फील होगा। या फिर घर में ऐसा चकबंदी लगा दीजिए कि कोई एंट्री ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपका मेंटली थोड़ा बहुत जाएगा, कोई गेस्ट आ गए हैं, कोई आ गया, कोई दोस्त बोला कि चलना है यहाँ पे, तो डिस्टर्बेंस होता है। इन सब चीज़ों को बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कंट्रोल करके रख करके प्रिपरेशंस कर पाते हैं। माइंड है थोड़ा फ्लक्चुएट हो ही जाता है, कभी को आया तो चलो बुआ आ गई, मामा आ गए, भैया आ गया, भाई आ गया, तो ये सब चीज़ें को फ्लक्चुएशन होता है, पढ़ाई कंटिन्यूटी नहीं हो पाता है। आप अगर बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं, क्योंकि ये गोल्डन टाइम आपको नहीं मिलने वाला फिर से, ये गोल्डन टाइम आपको फिर से नहीं मिलने वाला। आपको जितना भी कष्ट झेलना है, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर के हो, फैमिली सपोर्ट को लेकर के हो, थोड़ा घर में रहते हैं तो ज़्यादा आपका केयरिंग हो जाता होगा, रोटी वगैरह टाइम पे मिल जाता होगा। अब बाहर जा करके पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रही कोचिंग सिलेक्शंस की बात, तो कोचिंग सिलेक्शंस के लिए मैं यही बोलूँगा कि किसी भी कोचिंग में जाने से पहले आप डेमो क्लासेस वगैरह देख लीजिए, उसके थोड़ा से आप देख लीजिए क्लास में किस तरह के फैकल्टी हैं, किस तरह से वो पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। उनका पढ़ाने के तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सीनियर को, कोई भाई हो, कोई दूसरा हो, सर बताइए इस कोचिंग का कैसा रहेगा, ये सर ऐसे ऐसे हैं। अमूमन मुझे बहुत सारे कोचिंग का तो नहीं पता कौन कौन से टीचर हैं, और ज़्यादातर मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ कौन कौन से टीचर वहाँ पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। लेकिन झारखंड में अभी इस बात की बहुत बड़ी कमी मुझे देखने को मिलता है कि एक बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर जेपीएससी उस तरह की चीज़ें नहीं है। देखिए है तो बहुत सारे सब सेगमेंट में खुले हुए हैं, लेकिन एक जो होता है ना कि एकदम इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, ये भी बात हो सकता है उनको इतना फ़ी नहीं मिलता हो, लेकिन देखिए फ़ी के लालच में आप क्वालिटी को दरकिनार नहीं कर सकते। अभी झारखंड के स्टूडेंट लोगों को एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस का, एक अच्छे टीचर्स का पैनल का भी ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है झारखंड को स्टूडेंट के पदाधिकारी बनाने को लेकर। आप जो कोचिंग में जाना चाहते हैं एक बार जा करके बात कर लीजिए, टीचर्स कैसे हैं, कहाँ है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के तमाम आप इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर हेवी अमाउंट लग रहा है तो उनसे बात कीजिए कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था हो, कुछ डिस्काउंट हो तो उस पर आप चले जाइए, क्योंकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर देखिए हर किसी के साथ समस्या है, लेकिन जो अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, जिनके बाबूजी खूब पैसा कमा रहे हैं, माताजी खूब पैसा कमा रहे हैं, उनके भाई खूब पैसा कमा, उनके लिए 65,000 की अगर उनको बोल दिया जाए कि 4 लाख रुपया चाहिए तो वो भी दे देंगे आराम से। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके बेटे डीएसपी एसपी बीडीओ सीओ अच्छे खासे घर से हैं, वो एसी वाले 18,000 20,000 वाले रूम में भी रहते हैं, मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, और ऐसो आराम से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर उस तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिल रही तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाना सबको वहीं है, जाना सबको वहीं, एग्ज़ाम सबको देना है, लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटी की दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर फैसिलिटी की बात नहीं कीजिए, आपको अच्छा टीचर मिला है कि नहीं इस बात पर चिंता जाहिर कीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं इस बात पर चिंता जाहिर कीजिए, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं इस बात की चिंता कीजिए, आप एसी रूम में है या नहीं, आप एसी वाले लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या नहीं, आपके पास एकदम बिल्कुल न्यू एडिशन वाले बुक है या नहीं। इस बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यू एडिशन वाले नहीं है तो न्यू एडिशन में जो चीज़ें जोड़ा हुआ है उसका आप प्रिंट निकलवा करके और अदर बुक से और उसको अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मेहनत कीजिए, खूब जी तोड़ करके मेहनत कीजिए। उम्मीद है दोस्त जितने भी मुझे व्यूअर्स देखते हैं बहुत गंभीरता से देखते होंगे और चीज़ों को समझने का भी कोशिश करते होंगे। जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह से आप लोगों को एक समा में बांध करके रखना चाहता हूँ, एक अंदर में ऊष्मा बना करके कि हाँ सर मुझे पढ़ना है, अब सर मुझे कुछ नहीं दिखना है, बस मुझे टारगेट को हिट करना है। तो अगर इस लालसा से, इस आत्मविश्वास के साथ करेंगे ना, तो भले मैं आप लोगों के साथ फिजिकली नहीं इंटरेक्ट हो पाता हूँ, नहीं मिल पाता हूँ, बात नहीं हो पाती, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी वीडियो जाता है आप लोग तक, शायद आप लोग को गंभीर कर पाता हो। गंभीर नहीं देखिए, इस तरह ICU में भर्ती करवा देना, मतलब आपको जो है मतलब एक मोटिवेटेड रख पाता होगा और आपको एक कॉन्फिडेंट जगा पाता होगा कि यस सर हो सकता है, अच्छा कर सकती हूँ, अच्छा कर सकता हूँ सर। बस आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते, इसी तरह से मुझे गाइड करते रहिए। आमतौर पर मैं अभी सारा लेक्चर वीडियो नहीं ला पाता हूँ वीडियो में, कुछ मेरे पास फिनेंशियल इंक्लूजन्स हैं जिसकी वजह से मेरी डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं, देखिए वाइट बोर्ड में पढ़ाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है और मैं उतना लेथार्जिक वीडियो नहीं बनाना चाहता। अब चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।